हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग्स विद शिवेंद्र। हम लोग एविडेंस एक्ट पढ़ रहे हैं। एविडेंस एक्ट में हम लोग सेक्शन 3 तक पहुंच चुके हैं, जिसमें कुछ पार्ट हम लोग ने पढ़ रखा है। आज हम लोग सेक्शन 3 में दस्तावेज डॉक्यूमेंट की बात करेंगे, साक्ष्य क्या होता है इसके विषय में बात करेंगे, और इसके साथ साथ प्रूफ, डिसप्रूव एंड नॉट प्रूव, इन तीनों के विषय में बात करेंगे, और लास्ट आपका इंडिया रहेगा। तो आज सेक्शन 3 जो है वो आज समाप्त हो जाएगा हमारा। सेक्शन 3 में हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है इसके विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। पीछे की बैकग्राउंड आपने देखा होगा कि सीरियल में कभी कभी ये होता है कि जब जैसे आज का सीरियल अगर शुरू करना है इनको, तो पीछे का रिकैप जरूर दिखाते हैं कि अब तक क्या घटनाएं घट चुकी हैं। तो इससे क्या होता है कि हमें समझ में आता है कि हाँ ये चीज़ें घटनाएं घट चुकी हैं, अब आगे क्या होगा। ठीक इसी प्रकार हम लोग के पढ़ाई में भी है कि पीछे एक बार रिवाइज आप कर लीजिए कि क्या हमने पीछे पढ़ा है। अगर सेक्शन 3 की बात हो रही है तो सेक्शन 3 में हमने पीछे क्या क्या पढ़ा है ये एक बार रिवाइज कर लीजिए। तो 3 में हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा था न्यायालय, कोर्ट क्या होता है इसके विषय में हमने बताया। सेकंड हमने क्या पढ़ा, फैक्ट पढ़ा था, तथ्य क्या होता है इसके विषय में बात किया था हमने। थर्ड हमने पढ़ा था सुसंगत तथ्य क्या होता है, रिलेवेंट फैक्ट। ओके। फोर्थ हमने पढ़ा था विवादक तथ्य, फैक्ट्स इन इशू, विवादक तथ्य के विषय में। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे डॉक्यूमेंट क्या होता है, दस्तावेज। इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा सेक्शन 3 को, क्योंकि सेक्शन 3 पूरे एविडेंस की जान है, और सेक्शन 3 को जिस स्टूडेंट के द्वारा समझ लिया गया तो वो लगभग एविडेंस पे पूरे कमांड कर सकता है, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों की चर्चा हमें आगे देखने को मिलेगी। पूरी चैप्टर में यही सेक्शन 3 ही पूरा छाया हुआ है, तो सेक्शन 3 को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। देखिए, दस्तावेज हमें पढ़ना है। दस्तावेज होता क्या है आपको पता होगा कि सिंपल तौर पे दस्तावेज क्या है, एक माध्यम होता है किसी भी प्रकार का कि जिसको हम न्यायालय में पेश करते हैं। दस्तावेज एक कागज का दस्तावेज हो सकता है, या अन्य चीज़ें भी हो सकती हैं जिसे हम देख सकते हैं। जैसे हमने कहा ना कि भौतिक तथ्य में 2 चीज़ें हमने बताई थी आपको, एक भौतिक तथ्य, दूसरा मानसिक तथ्य हमने बताया था। भौतिक जिसको हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं, आभास कर सकते हैं, जीभ से आप पहचान सकते हैं क्या स्वाद क्या नहीं है, और इसके ये सब चीज़ें हम इंद्रियों द्वारा बोधगम्य बना सकते हैं। वो क्या, भौतिक तथ्य। तो वही दस्तावेज है जिसे हम देख सकते हैं, तो उसको हम दस्तावेज कहेंगे। दस्तावेज का माध्यम अलग अलग हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। आइए डिफिनीशन हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, उसके बाद हमें समझ में आएगा क्या चीज़ कैसे है। देखिए, दस्तावेज में क्या बताया गया कि किसी विषय, ध्यान दीजिएगा आप लोग, दस्तावेज किसी विषय या किसी बात को, किसी विषय या किसी बात को किसी पदार्थ पर, पदार्थ कुछ भी हो सकता है, कागज हो सकता है, पत्थर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मेज हो सकता है, लकड़ी का कोई सामान हो सकता है। ठीक है, वो पदार्थ होगा। ये पदार्थ याद रखिएगा, पदार्थ इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि किसी विषय, किसी बात को, किसी पदार्थ पर किस माध्यम से, अक्षरों द्वारा, अंकों द्वारा या चिन्हों द्वारा, या इनमें से एक से अधिक द्वारा क्या करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं या वर्णित करते हैं, तो वह कौन, वह पदार्थ, यह पदार्थ, वह पदार्थ दस्तावेज कहलाता है। अब समझिए, कोई विषय है, कोई भी सब्जेक्ट मैटर है, या कुछ भी बातें हैं, या कोई भी बात ऐसी है जिसे हम लिख रहे हैं, ठीक है, उस पदार्थ पर, वह पदार्थ कैसा है ये देखते हैं। तो वह पदार्थ कुछ भी हो सकता है आपका, ये जरूरी नहीं कि आप कॉपी पे ही लिखें, आप दीवार पर लिख सकते हैं, लकड़ी का कोई सामान है वहाँ लिख सकते हैं। आप कभी कभी देखते हैं लोग टहलने जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो पेड़ों पे लिख देते हैं, तो वो पेड़ भी दस्तावेज है। वो क्या है, वो पदार्थ है जिस पे हम लिख रहे हैं, वो चीज़ पदार्थ होती है। तो वो पदार्थ कह रहा है, उस पदार्थ पर आप कैसे लिखेंगे, अक्षरों के माध्यम से लिख सकते हैं, अंकों के माध्यम से, अक्षर नाम लिख दीजिए या कुछ भी लिख दीजिए, ऐसा चीज़ अंकों के माध्यम से है,
गिनती लिख दीजिए, उस पर कोई पासवर्ड है या कुछ भी है उस पर आपने लिख दिया, ठीक। चिन्ह बना दीजिए, कोई माध्यम उस पर चिन्ह बना दीजिए, एरो बना दीजिए या कुछ भी बना दीजिए, वो हो गया। या इनमें से एक से अधिक द्वारा भी माध्यम हो सकते हैं जो उस पदार्थ पे लिखे जा सकते हैं। तो वह कैसे होगा, ये सब आप कैसे करेंगे? या तो आप अव्यक्त कर सकते हैं, ठीक है, लिख कर, या वर्णित कर सकते हैं उस पे, तो वह पदार्थ क्या हो जाएगा? दस्तावेज कहलाएगा। समझ में आई बात आप लोग को? तो ये चीज कहा गया कि किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों, चिन्हों या इनमें से एक से अधिक द्वारा व्यक्त या वर्णित करने पर वह क्या कहलाएगा? दस्तावेज कहलाएगा। अच्छा, आपने देखा होगा दूध वाला जो है, आपने एविडेंस में पढ़ा होगा, दूध वाला क्या करता है कि मान लीजिए याद करने के लिए वह क्या करता है, लाइन खींच देता है कि हम फला डेट को आए थे, इस दिन हमने दूध दिया, इतना दिया, तो वो क्या है? वो भी दस्तावेज है उसका, वो भी दस्तावेज है, वो भी प्रूफ किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपकी दस्तावेज है। कोई आदमी है मरते हुए, मान लीजिए पेड़ों पे कुछ लिख दिया, किसी का नाम लिख दिया कि हाँ भाई इस फला व्यक्ति द्वारा हमको मारा गया, तो वो भी क्या है? वो दस्तावेज है उसका। और अब प्रश्न ये उठता है कि क्या टेप जो है वो दस्तावेज है? टेप की बात की जा रही है, ठीक है। यहाँ दस्तावेज में क्या टेप दस्तावेज है? देखिए, टेप रिकॉर्डिंग, मतलब टेप रिकॉर्डिंग आपका दस्तावेज तब मानी जाएगी जब उससे संबंधित मैटर जो है विवादक तथ्यों से संबंधित हो, सुसंगत हो, ठीक है, विवादित तथ्यों की तरफ इशारा करते हो, उस मैटर से संबंधित है, तब वह टेप जो है वह दस्तावेज की श्रेणी में माने जाएगा, ठीक। और वह साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होगा। आपको पता है कि कोई भी चीज जो होगी अगर वह विवादित तथ्य से सुसंगत है तो ही वह चीजें आपकी साक्ष्य के रूप में ग्राह्य मानी जाएगी, क्योंकि आपका सेक्शन 5 ही यह कहता है कि विवादित तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का ही साक्ष्य दिया जा सकेगा, अन्यों का नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सेक्शन 3 का ये दस्तावेज हमने पढ़ा। दस्तावेज में दो चीजें होती हैं, आप आगे पढ़ेंगे, हम बताएंगे। दस्तावेज में एक होता है लोक दस्तावेज और दूसरा होता है प्राइवेट दस्तावेज। लोक दस्तावेज का प्रावधान कहाँ किया गया? सेक्शन 74 में। प्राइवेट दस्तावेज का प्रावधान कहाँ किया गया? सेक्शन 75 में। तो ये दस्तावेज, दो दस्तावेज, लोक दस्तावेज और प्राइवेट दस्तावेज, 74-74 में लोक दस्तावेज और 75-75 में प्राइवेट दस्तावेज की बात की गई है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और कि जो दस्तावेज है इसी के संबंध में आपका ये दस्तावेज, इसके विषय में सेक्शन 29 बात करता है ऑफ आईपीसी। सेक्शन 29 बात करता है आईपीसी में भी दस्तावेज का प्रावधान से इसी तरह बात की गई है, ठीक है। ये सब चीजें दस्तावेज बताएगी। अच्छा, दस्तावेज से संबंधित देखिए मैटर है जो, इसका दृष्टांत जरूर आप पढ़िएगा जो दिए गए हैं दस्तावेज से संबंधित। दस्तावेज में बताया गया है कि लेख, मुद्रित, शिलामुद्रित, फोटो चित्रित, मानचित्र, रेखांक दस्तावेज है। धातुपट या शिला पर उत्कीर्ण लेख दस्तावेज है। उपहासांकन जिसे कैरिकेचर कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके प्री में पूछा जाता है, क्या कैरिकेचर दस्तावेज है? तो आप बताएंगे कि हाँ कैरिकेचर दस्तावेज। इसका क्या मतलब? लेख, कोई लेख लिखा है आपने, वो दस्तावेज होगा। मुद्रित या शिला मुद्रित या फोटो चित्रित, आपका जो है अगर जो खंबे में नहीं होते हैं उसमें आपने कुछ उत्कीर्ण किया है, वो भी दस्तावेज की श्रेणी में माना जाता है। उपहासांकन क्या होता है कि उपहासांकन जैसे आपने कार्टून बना दिया कि कार्टून के माध्यम से भी हम अपनी बातों को अभिव्यक्त करते हैं। आप देखते होंगे पेपर में कार्टून बने होते हैं, उस माध्यम से भी हम बात करते हैं, तो वो भी क्या है? वो भी एक दस्तावेज है, हमारे कहने का वो माध्यम है, ठीक है, कि अपनी बातों को कार्टून के माध्यम से हम दूसरों को उन बातों को पहुंचाते हैं, ठीक। तो ये हो गया आपका दस्तावेज के संबंध में। अब हम लोग क्या बात करेंगे? साक्ष्य के विषय में देखेंगे कि साक्ष्य क्या होता है।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा साक्ष्य। साक्ष्य क्या होता है? साक्ष्य की देखिए, हमारे यहाँ जो विधि का नाम है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 जरूर है। सेक्शन 1 में हमने बताया था कि क्या नाम है इसका, संक्षिप्त नाम। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 नाम है, परंतु जो साक्ष्य शब्द दिया गया है वह साक्ष्य शब्द की डिफिनीशन नहीं दी गई है। सेक्शन 3 निर्वचन खंड की बात तो करता है, परंतु इसमें खासकर शब्दों का डिफिनीशन नहीं दी गई है। इसमें सिर्फ यह कहा गया कि साक्ष्य में क्या शामिल है यह बता दिया गया है। ठीक, तो यहाँ साक्ष्य की डिफिनीशन नहीं दी गई है। साक्ष्य को अगर हम देखें अपने तरीके से कि क्या इसका डिफाइन कर सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि साक्ष्य वह साधन है जिसके द्वारा किसी बात या किसी तथ्य को किसी बात या किसी तथ्य के अस्तित्व को या तो हम स्वीकार कर सकते हैं या तो हम उसको अस्वीकार कर सकते हैं। ठीक है, साक्ष्य क्या है? वह साधन है, वह माध्यम है जिसके द्वारा किसी बात या किसी तथ्य के अस्तित्व को या उसके अनअस्तित्व को साबित किया जा सकता है या ना साबित किया जा सकता है। बात समझ आई? साक्ष्य क्या है? जैसे साक्ष्य के ही माध्यम से एक माध्यम होता है जिसके द्वारा वाद की कार्यवाही में आप क्या करते हैं कि ये पेश करते हैं कि न्यायालय में कहते हैं कि हुजूर ये हमारा साक्ष्य है, इसी के द्वारा फला व्यक्ति का कत्ल किया गया। तो ये क्या है? ये चाकू मान लीजिए, चाकू से आपने मार दिया, वो चाकू क्या है? वो साक्ष्य है आपका। अब इसी साक्ष्य के माध्यम से या तो उसे सजा हो सकती है या तो वो बरी हो सकता है सजा से। ठीक, तो साक्ष्य क्या है? एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बातों को रखते हैं, अपनी बात या किसी तथ्य के अस्तित्व के होने या न होने की बात हम करते हैं न्यायालय में। ठीक है, तो इसी साक्ष्य के माध्यम से कोई व्यक्ति या तो कारावास में जा सकता है, सजा काट सकता है, या इसी साक्ष्य के माध्यम से वो सजा नहीं भी काट सकता है, छूट सकता है। यह जरूरी नहीं है कि साक्ष्य का प्रयोग सिर्फ सजा के लिए किया जाए, नहीं, साक्ष्य का प्रयोग आप उसके इनोसेंट के लिए भी कर सकते हैं कि वो एक सभ्य आदमी है। यह मैं साक्ष्य देता हूं कि वो जब वह वाक्यांश हुआ था, जब वह अपराध घटित हुआ था, तो वह व्यक्ति उस स्थान पे न होकर बल्कि अन्यत्र जगह उपस्थित था। जैसे प्ले ऑफ एलिबाई सेक्शन 11 में बात हम लोग करेंगे इस सब चीज़ों की। तो यही सब जिक्र पूरे एविडेंस में ये किया गया है। इसीलिए मैंने कहा कि सेक्शन 3 जो है वो बहुत ही कायदे से पढ़िएगा आप, क्योंकि इन्हीं सब शब्दों का प्रयोग आपको पूरे एविडेंस में मिलेगा। और जिस किसी ने इन शब्दों का मतलब जान लिया तो वो पूरे एविडेंस को अपनी उंगलियों पर नचा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। आई थिंक साक्ष्य का मतलब आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक, अब इसमें यह कहा गया है कि साक्ष्य में क्या क्या शामिल है, तो 2 चीज़ों का जिक्र किया गया। पहली चीज क्या कहेगी कि साक्ष्य में मौखिक साक्ष्य और दूसरा दस्तावेजी साक्ष्य। दस्तावेजी साक्ष्य बड़ा बड़ा इसलिए लिखना पड़ता है कि आप लोग कायदे से वो दिख सके इस पे। ठीक है, तो मौखिक साक्ष्य और दस्तावेजी साक्ष्य की बात की गई। अब बात ये आती है कि मौखिक साक्ष्य क्या होता है। तो मौखिक साक्ष्य क्या होता है, सिंपल तौर पे हम समझ सकते हैं कि मौखिक साक्ष्य जो हम न्यायालय के समय मुख से अपने दे रहे हैं वह मौखिक साक्ष्य कहा जाएगा, सिंपल तौर पे आप समझ लीजिए। परंतु एक विधि की दृष्टि में हम देखते हैं तो मौखिक साक्ष्य का क्या मतलब है कि ये ऐसे कथन होते हैं जो साक्षियों द्वारा न्यायालय के सामने न्यायालय की सहमति से कहे जाते हैं। ठीक, साक्षियों द्वारा न्यायालय के सामने न्यायालय की सहमति से कहे जाते हैं। न्यायालय के सामने
न्यायालय की सहमति से ठीक है। मौखिक साक्ष्य क्या है कि ये ऐसे कथन होते हैं जो न्यायालय के सामने आपके जो मतलब कि ऐसे जांचाधीन तथ्य के विषय में होते हैं, किसी फैक्ट के विषय में ही होंगे। जब भी आप कोई बात कर देंगे किसी फैक्ट के विषय में बात करेंगे, ठीक है, तो वो किसी तथ्य को लेकर आप न्यायालय के सामने न्यायालय की सहमति से वह बात रखते हैं। वो क्या कहता है? मौखिक साक्ष्य कहलाता है। मौखिक साक्ष्य के संबंध में प्रावधान जो किए गए हैं और जगह हम लोग पढ़ेंगे कि सेक्शन 59, सेक्शन 60, सेक्शन 119। ओके, इन 3 जगह प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। 59 में क्या कहा गया? 59 में कहा गया दस्तावेजी और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के सिवाय सभी साक्ष्य जो आप साक्ष्य देंगे वो मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किए जा सकते हैं, परंतु दस्तावेजी और इलेक्ट्रॉनिक की अंतर वस्तु के सिवाय है, ये दोनों को छोड़कर बाकी सब आप मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किए जाएंगे। 60 में क्या क्या? मौखिक साक्ष्य जो होता है वो प्रत्यक्ष होना चाहिए। इससे पहले भी मैंने बताया कि मौखिक साक्ष्य कैसा होगा? प्रत्यक्ष होगा। प्रत्यक्ष का मतलब कि हो गया जिसने घटना को देखा है, सुना है, आभास किया है, वही जाकर वह साक्ष्य देगा, ठीक। इसका मतलब यह मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष का होता है कि भाई आंख से उसने देखा कि किसी ने किसी को चाकू से मार दिया, तो ये क्या हो गया? वह खुद देख रहा है, तो यह गवाही जाके न्यायालय में दे सकता है। दूसरी चीज कि कहीं बम विस्फोट हो गया, कहीं हल्ला गुल्ला मचा, तो वो उसने क्या किया? कान से सुना, तो ये भी जो उसने सुना वो भी जाके दे सकता है न्यायालय में साक्ष्य। तो मौखिक साक्ष्य इसलिए का प्रत्यक्ष होना चाहिए। 119 यह बात करता है कि जब मूक साक्षी जो बोलने में असमर्थ है, अच्छा, जो बोलने में असमर्थ है वो भी साक्ष्य दे सकता है और जो बोलने में समर्थ है वो भी साक्ष्य दे सकता है। अब इसमें अंतर देखिएगा, जो मूक साक्षी जो बोलने में असमर्थ है, जब वह लिखकर अपने साक्ष्य को देता है, अपने बातों को, अपने कथन को लिखने के माध्यम से न्यायालय तक पहुंचाता है, तो वो लिखी गई चीज वो क्या कहलाएगी? वो मौखिक साक्ष्य कहलाएगी उसकी, ठीक है। अब तो नया अमेंडमेंट हो गया, यह कहा दिया गया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी यह साक्ष्य लिया जा सकता है इसका, ठीक है। तो ये क्या होगा? ये मौखिक साक्ष्य कहलाएगा। ध्यान रखिएगा, मूक साक्षी जब खुले न्यायालय में अपना चीजें, अपना बयान लिख कर दे रहा है तो वो रिटन स्टेटमेंट नहीं होगा, लिखित साक्ष्य नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, या दस्तावेजी साक्ष्य नहीं होगा, बल्कि वो उसका मौखिक साक्ष्य हो गया, ये ध्यान रखिएगा। ये हो गया मौखिक साक्ष्य, ठीक। अब देखते हैं कि दस्तावेजी साक्ष्य क्या होता है। दस्तावेजी साक्ष्य वो साक्ष्य होता है कि न्यायालय के सामने जो भी हम दस्तावेज प्रकट करते हैं, न्यायालय के समक्ष रखते हैं, वही साक्ष्य क्या होता है? दस्तावेजी साक्ष्य कहलाता है। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई समस्त दस्तावेजें ही दस्तावेजी साक्ष्य कहलाती हैं। इस तरीके से आप कह सकते हैं इस चीज़ को। अब देखिए, दस्तावेजी साक्ष्य के विषय में हम बात कर रहे हैं, तो साक्ष्य, पहली चीज़ तो साक्ष्य में देखिए 2 भागों में बांट दिया गया कि मौखिक और दस्तावेजी के विषय में। हमारे यहाँ सिर्फ यही नहीं है, ये तो सेक्शन 3 के तहत इन्होंने बांट दिया है एविडेंस में, परंतु साक्ष्य में और भी साक्ष्य होते हैं। जैसे प्राथमिक साक्ष्य का बात करते हैं हम लोग, यहाँ क्या है? प्राथमिक, द्वितीयक, पारिस्थितिक जन्य साक्ष्य,
और क्या है, अनुश्रुत साक्ष्य। ऐसे तमाम साक्ष्य भी मौजूद हैं हमारे एविडेंस में। ठीक है, प्राथमिक साक्ष्य की बात आपको पता होगी, सेक्शन 62 में की गई। 63 में आपका अद्वितीय साक्ष्य की बात की गई। परिस्थिति जन साक्ष्य क्या है कि परिस्थितियों को देखते हुए उस साक्ष्य को एक्सेप्ट किया जाता है। जहाँ कि साक्ष्य मौजूद नहीं है, ना तो दस्तावेजी साक्ष्य आपके पास मौजूद है, ना मौखिक साक्ष्य मौजूद है, वहाँ कैसे साक्ष्य आप लेंगे? वहाँ आप परिस्थिति को देख के उस साक्ष्य को एक्सेप्ट करते हैं, तो उसी को परिस्थितिजन साक्ष्य कहते हैं कि वो परिस्थितियाँ स्वयं बताती हैं कि यहाँ क्या हुआ था। ठीक, जैसे किसी जूते का निशान है, जहाँ कत्ल हुआ, जहाँ वारदात हुआ, वहाँ पे क्या हुआ कि जूते का निशान था। ठीक, तो और वो बता रहा था, परिस्थितियाँ बता रही, और घसीटने की, जैसे बाल पर किसी लेडीज़ का हुआ है, कत्ल हुआ, तो उसके घसीटने का निशान ज़मीन पर था। तो ये सब क्या चीज़ें थी, वो परिस्थितियाँ बता रही थी कि जूता किस नंबर का था, कैसा था, बड़ा था, छोटा था, और घसीटने का जो निशान था, वो समस्त चीज़ें वो बता रही थी कि यहाँ ऐसा चीज़ें हुई थी। तो ये सब परिस्थितिजन साक्ष्य के अंतर्गत माना जाएगा। ठीक, अनुश्रुत साक्ष्य आपको पता होगा कि सुनी सुनाई बातों को लेकर साक्ष्य दिया जाता है। यह मान्य तो नहीं होता, परंतु ऐसी अपवादी दशाएं विद्यमान हो जाती हैं जहां विधि को यह मानना पड़ता है। अनुश्रुत साक्ष्य को भी ग्राह्य माना जाता है। ठीक, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे कि अनुश्रुत साक्ष्य क्या होता है, कब इसको माना जाता है, कब नहीं माना जाता, इसके विषय में डिटेल हम लोग बात करेंगे। ठीक, तो ये चीज़ें आपकी थी। साक्ष्य हमने दस्तावेज पढ़ा, फिर इसके बाद साक्ष्य पढ़ा। अब हम लोग आगे बात करेंगे प्रूव, डिसप्रूव एंड टॉपिक हमारा है प्रूव, डिसप्रूव एंड नॉट प्रूव। चलिए, तो प्रूव का मतलब साबित, ना साबित, और नॉट प्रूव साबित नहीं हुआ। साबित क्या है, इसके विषय में जानते हैं कि साबित का मतलब क्या है। देखिए, साबित में दो चीजें हैं, अस्तित्व है, एक कहता है किसी तथ्य का, और दूसरा बात की जाती है किसी तथ्य के अस्तित्व की अधिक संभावना की बात की जाती है। इसका मतलब है कि जब किसी तथ्य के जब कोई तथ्य कहा जाता है कि कोई तथ्य साबित हुआ, तब कहा जाता है जब न्यायालय विश्वास करे कि उस तथ्य का अस्तित्व है, उस तथ्य का अस्तित्व है, या न्यायालय उस तथ्य के बारे में इतना अधिसंभाव्य समझे कि यदि कोई प्रज्ञावान व्यक्ति होता, प्रूडेंट पर्सन, तो उस तथ्य के अस्तित्व में होने को मानकर कार्य करता। ये साबित में होता है, प्रूफ में ऐसी बात कही गई है। कोई तथ्य साबित हुआ तब कहा जाता है जब न्यायालय विश्वास करे कि उस तथ्य का अस्तित्व है, या उस तथ्य के अस्तित्व में होने को न्यायालय इतना अधिसंभाव्य समझे कि यदि कोई प्रज्ञावान व्यक्ति होता तो वह उस तथ्य के अस्तित्व में होने को मानकर कार्य करता। ये बात कही गई है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, कहा जा रहा है कि एक सामान्य व्यक्ति, ये कहा गया कि जैसे कोई अपराध घटित हुआ, हाँ, ये अपराध मान लीजिए घटित हुआ, ए के द्वारा कोई अपराध किया गया, बी की मान लीजिए हत्या कर दी गई, इनकी बी की हत्या कर दी गई। अब क्या होता है कि ए के जो कपड़ों पे निशान है, ब्लड, पूरे ब्लड इनके कपड़े पे हैं, जिस चाकू से हत्या की गई, ठीक, वह चाकू उनके हाथ में है। जिस प्लेस पे हत्या की गई वहाँ गवाह हैं, लोग हैं इकट्ठा हुए जो देख रहे हैं कि इस बी की हत्या की गई है द्वारा। तो ये लोग क्या कहते हैं? गवाही देते हैं न्यायालय में जाके। तो गवाही देने पर क्या होता है कि अब न्यायालय को और कुछ नहीं चाहिए, भाई सबूत है, साक्ष्य है आपके पास कि चाकू से हत्या की गई, गवाह है आपके पास, प्रूफ ये हो रहा है कि आपके कपड़े पर ब्लड है, और क्या चाहिए न्यायालय? तो न्यायालय यह मान के चलेगा कि भाई आपने यह हत्या की है, उस तथ्य का अस्तित्व है, समझिएगा, उस तथ्य का अस्तित्व है कि आपने हत्या की।
अब यह कह रहा है कि न्यायालय की जगह अगर कोई एक सामान्य व्यक्ति भी होता और उस स्थिति परिस्थिति को देखता तो वह भी यह मान के चलता कि वह फला व्यक्ति कौन ए जो है वह अपराधी है, उसके द्वारा ही हत्या की गई है। इतनी चीज़ें अगर आपके सामने इकट्ठा हो कि आपने जिसे मारा उसके ब्लड के छींटे आपके कपड़ों पर हो, चाकू पर आपके हाथ का निशान हो, फिंगरप्रिंट का निशान हो, और लोग वहाँ इकट्ठा हो जहाँ पे आपने ऐसी वारदात की हो, तो जो सभी लोग इकट्ठा हैं, चाकू के निशान हैं, आपके हाथ पंजे के निशान हैं उस पर हाथ के, और जो ब्लड है वह आपके कपड़े पर है, तो इन सब चीज़ों को मिलाकर देखने पर सिर्फ यह चीज़ निकल के आएगी सामने कि भाई वो खून वो कत्ल वो आपके द्वारा ही किया गया है। चाहे वो न्यायालय के वह देखे अपने नज़रिए से या एक कोई प्रूडेंट पर्सन या एक प्रज्ञावान व्यक्ति जो है वह देखे तो वो भी समझेगा कि वह खून आपने किया है। ठीक, तो ये इसका मतलब है प्रूफ्ड। ठीक, ये समझ गए होंगे आपके। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, नासाबित क्या होता है। तो नासाबित के लिए कहा गया है कि कोई तथ्य ना साबित हुआ तब कहा जाता है जब न्यायालय विश्वास करे कि उस तथ्य का अस्तित्व नहीं है या न्यायालय द्वारा उस तथ्य के अस्तित्व में न होने को इतना अधिसंभाव्य समझे कि यदि कोई प्रज्ञावान व्यक्ति होता तो उस तथ्य के अस्तित्व में न होने को मानकर कार्य करता। ध्यान दीजिएगा, यहाँ न्यायालय क्या समझ रहा है, ना साबित के विषय में बात की जा रही है। ठीक, विश्वास कर रहा है कि उस तथ्य का अस्तित्व ही नहीं है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ नहीं शब्द लिखा है, यहाँ क्या था, यहाँ अस्तित्व है बात करता था, यहाँ नहीं होने की बात की जा रही है, यहाँ ना होने की बात की जा रही है, संभावना है की बात की जा रही है, आदि संभावना है की बात की गई यहाँ। ठीक है, तो ना साबित का मतलब आप एक एग्जांपल के थ्रू समझिए कि जैसे कि कोई व्यक्ति है, उसके ऊपर यह आरोप है कि इस फला व्यक्ति के द्वारा बी को लूटा गया था। मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति है और यह कहा जा रहा, ए के ऊपर यह आरोप है कि ए द्वारा बी को फला डेट को लूटा गया था, फला तारीख को लूटा गया था। यह आरोप लगाया गया है, ब्लेम लगाया गया ए के ऊपर। अब ए क्या करता है, या ए के वकील की तरफ से यह गवाही दी जाती है, साक्ष्य दिया जाता है कि भाई जब यह वारदात हुई थी, ए द्वारा बी को लूटने की बात हो रही है, जिस डेट को हुई थी लूटने की बात, तो उस डेट को वह जेल में बंद था। ठीक, वह जेल में बंद था या वह वहाँ था ही नहीं, उस स्टेट या उस देश में ही नहीं था, कहीं अन्य देश में था। तो इससे क्या होगा, तो यह आपका चीज़ें ना साबित होती हैं। ठीक, यहाँ ना साबित होगी। न्यायालय क्या करेगा, उस तथ्य को अस्तित्व में नहीं है भाई वो चीज़ें। एक ही पर्सन दो जगह कैसे स्थित हो सकता है, उसकी स्थिति कैसे दर्ज की जा सकती है एक ही समय पे दोनों जगह। प्ली ऑफ एलिबाई सेक्शन 11 जब आप पढ़ेंगे तो ये चीज़ें कन्फर्म होंगी आपको। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ ना साबित होगी। न्यायालय कहेगा कि वह चीज़ तथ्य जो आप ला रहे हैं, फैक्ट ला रहे हैं, वो ना साबित है, किसी तथ्य का अस्तित्व ही नहीं है कि जिस टाइम ये वारदात हुई उस टाइम ए वहाँ उपस्थित था, क्योंकि वह ए तो उस समय जेल में था, सजा काट रहा था। कैसे आप कहेंगे कि उस समय वो उपस्थित है, तो यह क्या होगा, कोई तथ्य अस्तित्व में नहीं है, इसलिए वह ना साबित होगा। ठीक, और उसके न्यायालय की जगह अगर कोई प्रूडेंट पर्सन प्रज्ञावान व्यक्ति भी होता तो वह भी यही सोचकर कार्य आगे करता, अपनी कार्यवाही करता आगे कि भाई जब वो व्यक्ति वहाँ नहीं है तो उसको सज़ा देने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो तो सज़ा पहले से काट रहा है। आप कैसे कहेंगे कि उस समय वो लूटा गया था उसके द्वारा, तो यहाँ पर यह ना साबित माना जाएगा। ठीक, अब लास्ट हमारा ये है कि साबित नहीं हुआ है, नॉट प्रूव्ड। इसका तात्पर्य है
कि ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसमें कोई तथ्य ना तो साबित किया गया रहता है और ना ही ना साबित किया गया रहता है, तो क्या कहते हैं कि वो तथ्य साबित नहीं हुआ। ठीक, साबित नहीं हुआ। ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हो जाती हैं कि जैसे दो पक्षकार आपस में हैं, एक पक्षकार के द्वारा साक्ष्य दिया गया तो उससे क्या हुआ कि उससे मान लीजिए कि और भी साक्ष्य उससे चाहिए मगर वो दे नहीं पा रहा है, और दूसरा पक्षकार जो है उससे भी ये चाहिए कि वो भी साक्ष्य दे उस पहले पक्षकार को काटने के लिए, उसको ना साबित करने के लिए, मगर वो भी पर्याप्त साक्ष्य नहीं दे पा रहा है। तो न्यायालय इस नतीजे पे पहुंचती है कि भाई ये न तो भाई चीज़ें साबित ही हो पा रही हैं, न तो एक पक्षकार उस अपनी बातों को साबित कर पा रहा है, न तो दूसरा पक्षकार अपने उन बातों को ना साबित कर पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में न्यायालय कहता है कि भाई ये जो मामला है वो ना साबित नहीं हुआ है। यही बात कही गई कि कोई तथ्य न तो साबित किया गया और न ही उसे ना साबित किया गया, तो उसको हम क्या कहेंगे, साबित नहीं हुआ, नॉट प्रूव। ठीक, समझ में आई? देखिए तीनों में अंतर क्या था कि साबित, ना साबित, साबित नहीं हुआ। एक बार हम फिर से बात कर लेते हैं। साबित में कहा गया कि चीज़ें विद्यमान हैं, आँख के सामने हैं, कि जो साक्ष्य है पर्याप्त मौजूद है हमारे पास, एक किसी व्यक्ति के खिलाफ साक्ष्य मौजूद है, न्यायालय देख के कहेगा कि हाँ इस फला व्यक्ति के द्वारा ही जुर्म किया गया, अपराध किया गया। ठीक, तो ये साबित हो जाएगा। ना साबित में हमने क्या कहा कि अब जो मैटर आया है उसमें यह बताया गया कि फला दिन को यह वारदात हुआ था, परंतु जो दूसरा पक्षकार है वो यह साबित कर देता है कि हम उस तारीख को थे ही नहीं, हम तो उस समय जेल में थे या अन्य देश में कहीं दूसरी जगह थे, तो वो फैक्ट क्या होता है, वो ना साबित हो जाता है। चीज़ें जो आप साबित करने आए थे वह चीज़ ना साबित हो जाती है। जैसे इसी का हमने क्या कि भाई ये इसके ऊपर ये आरोप है, ए के द्वारा बी को मार दिया गया। ठीक, सब चीज़ें विद्यमान हो गई कि भाई ये इनका निशान है, ये वो, ये सब साबित हो गया। इसमें क्या कहा कि फला चीज़ को फला दिन को वारदात हुई, उस दिन को यह कहा जा रहा है कि ये इन्हीं के द्वारा उसको लूटा गया। वो पक्षकार क्या कहता है, जिसको मुलजिम बनाया गया है, वो कहता है कि मैं उस समय विद्यमान वहाँ नहीं था, हम तो सजा काट रहे थे। तो वो इस वजह से वो तथ्य क्या होता है, वो ना साबित होता है। तीसरा हमने बताया कि साबित नहीं हुआ, ये परिस्थिति कब उत्पन्न होती है, जब दो पक्षकार हैं, वादी या प्रतिवादी या अभियुक्त या अभियोजन, समझ लीजिए, तो उन दोनों के द्वारा पर्याप्त साक्ष्य न देने की वजह से क्या होता है कि न्यायालय यह कहता है कि मामला जो तथ्य है वो साबित नहीं हुआ है, न तो इनके तरफ से, न तो वादी की तरफ से, न तो प्रतिवादी की तरफ से, या न तो अभियुक्त की तरफ से, न अभियोजन की तरफ से पर्याप्त साक्ष्य मौजूद नहीं है। हम किसको सजा दें या किसको हम माफ़ कर दें? तो ऐसे में यह न्यायालय कहता है कि वो तथ्य साबित नहीं हुआ है। ठीक, इतना आई होप हम लगता है हमें कि इतना समझ में आ गया होगा आपको। ठीक, तो ये सेक्शन 3 हमारा यहाँ पे कंप्लीट। अच्छा, एक चीज़ और है, एक लास्ट में है इंडिया, याद कर लीजिएगा। तो साक्ष्य अधिनियम जो है हमारे पूरे इस समय पूरे भारत में लागू है, भारत है, लास्ट है भारत, वो याद कर लीजिएगा। तो टोटल हमने सेक्शन 3 में 10 चीज़ों को पढ़ा है। क्या क्या पढ़ा हमने? न्यायालय पढ़ा, तथ्य पढ़ा, भौतिक तथ्य, मानसिक तथ्य। थर्ड क्या पढ़ा हमने? सुसंगत तथ्य। फोर्थ विवादक तथ्य। फिफ्थ दस्तावेज। सिक्स साक्ष्य, एविडेंस, इसमें हमने पढ़ा मौखिक साक्ष्य, दस्तावेजी साक्ष्य। ठीक, सेवेंथ हमने क्या पढ़ा? साबित, प्रूव। एट्थ ना साबित, ट्रेस प्रूव, साबित नहीं हुआ, नॉट प्रूव। और लास्ट 10वां पॉइंट क्या था? इंडिया, भारत। ये 10 पॉइंट आपके सेक्शन 3 में विद्यमान है। ये कायदे से पढ़ लीजिएगा आप लोग। और यहाँ तक अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्किल में इसको ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्हें लॉ की जानकारी थोड़ा कम है, अभी वो नए आए हैं फील्ड में, तो उनको अभी वो ग्राउंड नहीं मिल पा रहा है कि कहाँ से वो पढ़ें, कहाँ से वो शिक्षा ग्रहण करें लॉ से संबंधित। तो उनके लिए एक सर्वोत्तम माध्यम होगा आई थिंक। तो
उनकी आप लोग भी हेल्प करिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी सेक्शन 3 में हमने बता दिया। अब आगे आने वाली वीडियो में हम लोग सेक्शन 4 की बात करेंगे, जिसमें प्रिजम्पशन की बात की गई है, उपधारणा की। उसमें हम लोग शैल प्रिज्यूम पढ़ेंगे, मे प्रिज्यूम पढ़ेंगे और कंक्लूसिव प्रूफ की बात करेंगे। तो इतनी चीज़ें हम लोग सेक्शन 4 में पढ़ेंगे, ये नेक्स्ट वीडियो में हम जब पढ़ेंगे, ठीक। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।